वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मुझे तुम लोगों को एक छोटी सी 1 मिनट की क्लिप दिखानी थी। देखो, आपको मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए अपनी ट्वेल्थ में पीवीटी में आपको फॉलो किया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस स्टडीज 100 on 100 एंड आई जस्ट वांट ऑटोग्राफ ऑफ यू। ये बहुत प्रीशियस है, तो संभाल के रखो। Yes. और ले लो, इस पे नहीं कहीं और ले लो। बैक पे प्रिंट ऐसा प्रिंट ही है। यस सर, मार्कशीट कलर प्रिंट है। हाँ, बैक प्रिंट, ये तो तुम्हारी मेहनत है। बताओ कॉम्पोजिशन चिंटू, ये जरूरी। थैंक यू सो मच। बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में 100 on 100 स्कोर किया था मैंने अपने क्लास 12 के बोर्ड के टाइम पे। बात होती है जब थ्योरी एग्जाम की, बिजनेस स्टडीज इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर भर भर के थ्योरी है। याद तो छोड़ो, कंसेप्ट भी अगर समझने जाएंगे ना इतना टाइम लग जाता है, रिटेन भी नहीं हो पाता है, राइट। ये सेम प्रॉब्लम मेरे को भी मेरे टाइम पे थी जब बोर्ड से 1 महीना बचा हुआ था। कुछ मिस्टेक्स सही करी और बिजनेस स्टडी को कवर करने का एक राइट अप्रोच फाइंड आउट करा था अपने उस टाइम पे, तभी 100 on 100 स्कोर किया था। इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसने मेरे को हेल्प करी थी ये परफेक्ट स्कोर लाने में। और साथ में तुम लोगों के जो भी रिसेंट प्री बोर्ड्स हुए थे, एक बात तो पता लग गई होगी, बिजनेस स्टडी कोई आसान बात नहीं है याद करना। इस वीडियो को पूरा देख लेना, शुरू से लेके एंड तक। एक एक बात जो बताऊंगा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100 on 100 तुम भी स्कोर कर रहे हो मेरी तरह। 1 मिनट बस मेरी तुम लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट थी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और चलो इंग्लिश की भी सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी। इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी अपलोड कर रखी है बोर्ड्स के लिए। तुम लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना उस वीडियो को भी, उससे भी तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प होगी जब बात करें अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अभी जितना समय बचा है ना, तुम लोगों को सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे वो वीडियो देखनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी काफी ज्यादा उससे हेल्प होगी। और अभी तो बात बोर्ड्स की हो रही है, सीयूईटी भी तो बाकी है, क्योंकि ये सफर होगा बोर्ड से ड्यू तक। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्यार। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोलूंगा। देखो, स्ट्रेटजी और सारी की सारी टिप्स विद ऑल द प्रॉब्लम जो तुम लोगों ने भी रिसेंटली फेस की थी अपने प्री बोर्ड एग्जाम में, सभी का सोल्यूशन लिख के आया हूँ। जो भी बताऊंगा ध्यान से सुनना। एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर अगर तुमको करना है तो। पहले पॉइंट से ही शुरुआत करते हैं, जो कि है कि भैया बिजनेस स्टडी में तो थ्योरी भर भर के दे रखी है, अब बताओ याद कहां से करें। प्लानिंग चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके बाद वाला जो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, वहां के हम इंपॉर्टेंस और फंक्शन और स्टेप्स भूल जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पे आते हैं तो प्लानिंग के भूल जाते हैं। इतने सारे थ्योरी, इतनी सारी बुलेट पॉइंट्स याद कहां से होगा। सबसे बड़ी गलती पता तुम लोग क्या करते हो, उस चैप्टर को रटने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, किसी भी चैप्टर की अगर मैं बात करूं उसको तुम रिलेट किया करो अपनी रियल लाइफ से। एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज एक चैप्टर है तुम्हारा बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग का बेसिकली मीन्स होता है अभी हम जहां हैं वहां से लेके जहां पहुंचना है वहां तक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, क्या कि पहुंचेंगे कैसे, किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, आखिर ये काम पूरा कैसे होगा जो हम ये एंड रिजल्ट तक पहुंचे। यही होता है प्लानिंग। इजी लैंग्वेज में बताया मैं तुम लोगों को। अब यही चीज अगर तुम लोगों से एग्जाम में पूछ ले दैट व्हाट इज प्लानिंग, एग्जाम में तो तुम लिख ही पाओगे। प्लानिंग की अगर इंपॉर्टेंस पूछ लेगा तो तुम खुद सोचो प्लानिंग आखिर जरूरी क्यों है। पहला, वो अनसर्टेनिटीज से बचाएगा, क्योंकि फ्यूचर ना अनसर्टेन है, रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए, हमें पहले ही प्रिपेयर करके रखना चाहिए एडवांस में, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसकी कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए ना पैसा, लेबर, सब कुछ चाहिए। और अगर हमें पहले ही पता होगा कि एक सर्टेन गोल और सर्टेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आखिर कितने हमें रिसोर्सेज लगेंगे, तो हमें उस प्लानिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है फॉर स्मूथ फ्लो। अगर हमें पता होगा कि किसका क्या काम है और उसको कैसे करना है, तो ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, राइट। ये मैंने जो तुमको पॉइंट्स बताए हैं, लेजिट बताऊं, बुक तो खोल के भी नहीं देखी थी,
अभी मैंने जो मेरे माइंड में आया, प्लानिंग को रिलेट मैंने अपने रियल लाइफ से करके देखा, तभी मैंने तुम लोग को वो पॉइंट बताए हैं। वापस बताता हूँ, प्लानिंग के फंक्शन, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, प्लानिंग के स्टेप्स बुक से तो तुम रीड करते हो ना, जब तो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करा करो। इमेजिनेशन का खेल है सारा का सारा बिजनेस स्टडीज। एक बार दिमाग में तुम लोगों ने इमेजिन करना सीख लिया उन कंसेप्ट्स को, बिजनेस स्टडी के थ्योरी एग्जाम में कभी कोई नंबर काट ही नहीं सकता। ये पॉइंट हो सकता है स्टार्टिंग में तुम लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट बिजनेस स्टडी को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो तुम लोग को केस स्टडीज में भी हेल्प होगी, जो केस स्टडीज आया करती हैं, और साथ में तुम लोगों के कंसेप्ट्स ना एक लंबे पीरियड तक रिटेन होंगे माइंड में। एक बार ट्राई करके जरूर देखना कंसेप्ट्स को, जो भी तुम बिजनेस स्टडी में पढ़ रहे हो उसको तुम पर्टिकुलर रियल लाइफ से रिलेट करना, और जो तुम्हारे माइंड में आता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर स्टाफिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या स्टेप हमें लेने चाहिए, वो बुक से पढ़ने के बाद तुम्हारे माइंड में जैसे जिस तरीके से बैठता है उसी तरीके से एग्जाम में सही से मेंशन करके आ जाना तुम्हारे खुद के वर्ड्स में। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना है, ये मैंने बात एक बार क्लियर कर दूं। थ्योरी रिवाइज करते टाइम पे ना मैं तुम लोग को अभी बताऊं तो कुछ यूट्यूब चैनल्स की भी तुम हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तुम लोग को वो सभी यूट्यूब चैनल्स की लिंक प्रोवाइड कर रखी है जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे वन शॉट लेक्चर्स देखने के लिए। उससे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। और हाँ, एक और मैं यहाँ पे प्रो टिप दे दूं, बिजनेस स्टडीज में ना जो की टर्म्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं ना बुक के अंदर, तुम उनको अंडरलाइन भी अच्छे से कर लेना रिवाइज करते टाइम, ताकि एग्जाम में अगर तुम वही की टर्म्स मेंशन करोगे ना और उनको अच्छे से हाईलाइट कर दोगे, ये एक अलग इमेज देगा एग्जामिनर के सामने और तुमको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब तुम लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ ना, ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा हुआ है कि भाई तुम लिखने बैठे हो, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, या फिर चलो शॉर्ट क्वेश्चन की ही बात करें, तुम लोगों को लगे कि हाँ भाई कंटेंट तो हमें कम पड़ रहा है, अब क्या लिखें। अब सुनना, मेरे टाइम पे मैंने यहाँ पे स्मार्ट प्ले क्या किया था, बोर्ड का एग्जाम था, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आया, वो था 8 नंबर का क्वेश्चन। अब मेरे को कंफ्यूजन हो गई कि मैं कंटेंट तो मेरे पास कम पड़ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन जो पेजेस मांगता है वो 4 पेज या फिर 3.5 पेज की अगर मैं बात करूं, मेरे पास कंटेंट तो है नहीं, अब मैं लिखूं क्या। स्मार्ट प्ले किया मैंने। अब वो स्मार्ट प्ले क्या था, मैंने उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल जो रियल लाइफ से मैं रिलेट कर सकता था उसको आंसर में मेंशन कर दिया। यहाँ पे एग्जामिनर को समझ आ गया दैट मेरे को वो बुकिश नॉलेज जो है ना पता है कि रियल लाइफ में कहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, ये है प्रो टिप जो तुम लोग को मार्क्स दिलवाने में हेल्प कर रही होगी जब बात आएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। अगर तुमको लगता है कि कंटेंट कम पड़ रहा है, चुपचाप से एग्जांपल वहां पे शो कर देना। ठीक है, उस एग्जांपल को तुम ऐसे प्रेजेंट करना कि जो तुमको वो कंसेप्ट पूछ रखा था क्वेश्चन के थ्रू, वो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे हो रहा है तुमने अपने एग्जांपल में अच्छे से शो कर रखा हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एग्जाम्पल जो भी तुम लिख रहे होगे अपने आंसर में वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। सपोज यहाँ तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि उसने कैसे स्टाफिंग फंक्शन को इस्तेमाल करके अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से बेस्ट आउटपुट निकलवा के अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया। केस स्टडी अगर तुम्हारे माइंड में आती है कि तुम लोगों ने पहले कभी पढ़ी हो तो उसको भी तुम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल की तरह क्योट कर सकते हो एज ए रेफरेंस। जब तुम नोट्स बनाने बैठो ना तो नोट्स बनाते टाइम थ्योरी एग्जाम में ना इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को सिर्फ वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे इंपॉर्टेंस में, फंक्शन में या फिर स्टेप्स में, वो बुलेट पॉइंट्स तुम नोट्स बनाते टाइम एक शीट निकालो। यहाँ पे भी मैं इस शीट को नाम दूंगा कंसेप्ट शीट। उन बुलेट पॉइंट्स को भी मेंशन किया करो, सारा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जब सारा कंटेंट उठा के तुम नोट्स में ही भर दोगे तो तुम बुक से ही पढ़ सकते हो ना। इससे बेटर तो अपने नोट्स में सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को मेंशन करो कि क्या क्या फंक्शन किस चैप्टर से हो सकते हैं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या फंक्शंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उन बुलेट पॉइंट्स को भी मेंशन किया करो अपने नोट्स में। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम उन नोट्स को ना वापस उठाओ, इस बात का इंश्योर कर लेना क्या तुम उस बुलेट पॉइंट को देख के समझ पा रहे हो कि तुमको कंटेंट क्या लिखना है। मतलब वो कंटेंट भी तुम्हारे माइंड में आना चाहिए उस बुलेट पॉइंट को पढ़ के। अगर लग रहा है हाँ भाई तुम थोड़ा बहुत लैग कर रहे हो तो उस बुलेट पॉइंट के साथ थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख देना, ताकि जब तुम बाद में वो नोट्स उठाओ तो तुमको समझ आ जाए कि हाँ भाई इस बुलेट पॉइंट में तो ये लिखना था, इस बुलेट पॉइंट में ये लिखना था, ताकि एट द एंड तुम्हारे पास कंसाइज मटेरियल में तुम्हारे नोट्स भी रेडी हो
एग्जाम से पहले जब तुम उसको ऐसे गो थ्रू करोगे तुम्हारा वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब सुनना मेजर डाउट, भैया केस स्टडी कैसे सोल्व करते हैं। पता है केस स्टडी सबसे ज्यादा मार्क्स डिडक्ट करवाएगी कैसे? अगर तुम लोगों ने केस स्टडी को सही से पढ़ा नहीं और गलत मैनेजमेंट का फंक्शन आइडेंटिफाई किया, उसके नेक्स्ट जो तुम लोगों के क्वेश्चन होंगे वो सारे तो तुम्हारे बेस्ड होते हैं जो तुम लोगों ने मैनेजमेंट का फंक्शन आइडेंटिफाई किया होगा। पहला ही आंसर तुम लोगों ने गलत किया है, बाद के आंसर तो ऑटोमेटिकली गलत ही होंगे। यहां मैं तुम लोग को एक छोटी सी टिप दूंगा, ध्यान से सुनना। ये टिप तुम लोगों की केस स्टडी में ज्यादा हेल्प कर रही होगी। 2 टिप देता हूं। पहले तो यही हो गया, तुम लोगों ने अपने आप को उस केस स्टडी में डालना है और सोचना है कि आखिर उस सिचुएशन में मेन प्रॉब्लम क्या थी जिसका सोल्यूशन निकाला गया। ठीक है, मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या थी जिसका सोल्यूशन निकाला गया। ये हेल्प कर रहा होगा तुम लोग को फाइंड आउट करने में कि आखिर उस केस स्टडी में कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, जब भी मैनेजमेंट फंक्शन पूछा जाए तो उसका सोल्यूशन ना या तो हो सकता है उस सिचुएशन में, उस केस स्टडी में जो मेन प्रॉब्लम होगी जिसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने की नीड है, वो तुम्हारा आंसर होगा मैनेजमेंट फंक्शन का। या फिर जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया है, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया है वो तुम्हारा आंसर होगा मैनेजमेंट फंक्शन का। एग्जांपल देके समझाता हूँ। कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी ने जो गोल सेट कर रखा था वो रियलिस्टिक नहीं था, मतलब कि उसके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे ना वो तो बहुत थोड़े थे और उन्होंने गोल सेट कर रखा था कि हम 5000 यूनिट्स तो डेली का बना ही लेंगे। अब जब यहाँ पे बाद में रीचेक किया गया ना तो पता चला मैनेजमेंट ने गलत ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा था। ये केस स्टडी है, ठीक है। तुम लोगों से पूछ लेगा कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन Q2 है, सिंपल सा है। यहाँ पे कंपनी ने क्या ध्यान दिया, कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया ना। उन्होंने जो अपने गोल्स, अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रखे थे उनको वापस से फिक्स करके नॉर्मल लेवल पे लेकर आए। ये ही है तुम लोग का आंसर, कंट्रोलिंग। ऐसे तुम लोग कोशिश करना उस केस स्टडी में आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वही तुम्हारा मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड होगा। या फिर उस प्रॉब्लम का अगर कोई सोल्यूशन निकाल रखा होगा, ठीक है, वही तुम्हारा मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड होगा जो तुम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट टिप थी जो कि मुझे तुम लोग को बतानी थी इसी वीडियो के थ्रू। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, और अगर लगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ा डाउट है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके ना वापस से सुन लेना ये पॉइंट, ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन तो तुम्हारे लिए ओपन है। अभी इस मोमेंट पे ना कोई अपनी बुक चेंज मत करना, शुरू से लेके अब तक जिस बुक से पढ़ते हुए आए हो ना उसी बुक से पढ़ना। मेरे को कई लोग पूछ रहे थे भैया हम जिस रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, सपोज पूनम गांधी या फिर कोई और एडिशन, क्या हम एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दें? एनसीईआरटी से अभी मत पढ़ना, जिस बुक से पढ़ते हुए आए हो उसी बुक को भगवान मान के सही तरीके से रिवाइज करना अपना, वरना कॉन्फिडेंस टूट जाता है यार जब नया कंसेप्ट या फिर कोई नई चीज ऐसे उठा लेते हैं तो। अब सुनना, मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूं ना कि आखिर बिजनेस स्टडी के आंसर लिखते कैसे हैं, किस तरीके से एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। अब ये वाला पार्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। पहला पॉइंट, तुम लोग ना कोशिश किया करो अगर उस आंसर से रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है, तो वहां पे तुम ना ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जब बात आती है ना बिजनेस स्टडी की एग्जाम की। अगर सपोज क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है प्लानिंग के फंक्शन बता दो, तो प्लानिंग के फंक्शन ना तुम लोग थोड़ा ड्राइंग बना के भी दिखा सकते हो, लिख सकते हो पहले प्लानिंग के फंक्शन, उसको क्लाउड में कवर कर दिया और वहां से कुछ लाइंस निकाल के जितने भी प्लानिंग के फंक्शन हो उनको तुम लोगों ने ड्राइंग फॉर्मेट पे फ्लो चार्ट बना के शो कर दिया, फिर इन्हीं फंक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया थ्योरी वे में नेक्स्ट शीट पे, ठीक है। इसका तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो तुम लोगों को पहली बात शीट भरने में भी हेल्प करेगा और साथ में प्रेजेंटेशन पॉइंट पे भी हेल्प कर रहा होगा। तुम लोगों ने फ्लो चार्ट के जरिए पहले उन फंक्शंस को अच्छे से शो कर दिया और उसके बाद तुम लोगों ने उन फंक्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया, ऐसे। दूसरा, मैंने जैसे तुम लोग को बताया था अगर कंटेंट कम पड़ रहा है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल या केस स्टडी भी तुम मेंशन कर सकते हो, इस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि तुम लोगों को पता है कि वो कंसेप्ट रियल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है। आंसर को जितना क्लियर विजिबल बनाओगे ना उतना तुम लोग के लिए बेटर है। एक नई और सेपरेट शीट से हमेशा आंसर स्टार्ट किया करो और ऊपर बड़ा बड़ा हेडिंग में लिख दिया करो कि तुम लोगों ने कौन सा आंसर स्टार्ट कर रहे हो, कौन सा आंसर लिख रहे हो, ठीक है। जैसे कि सपोज आंसर नंबर 1 है तो मैं बड़ा बड़ा ऊपर पर लिखूंगा आंसर नंबर 1, उसको क्लाउड बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट शीट पे अगर मेरा जो आंसर नंबर 1 है वो आधा ही कवर हुआ है तो मैं वो बाकी पेज छोड़ दूंगा, अगले पेज पे जाऊंगा, आंसर नंबर 2 लिखूंगा।
बोर्ड में आंसर शीट तुम एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और जैसे मैंने कहा, मेरे को रजत अरोड़ा सर की याद आती है, क्योंकि रजत अरोड़ा सर की चिंटू चिंटी को हम कैसे भूल सकते हैं। उन चिंटू चिंटी यानी कि ड्राइंग की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तुम लोग ड्राइंग के थ्रू भी वहाँ पे आंसर्स को क्रिएटिव बना सकते हो, जो तुम लोग को प्रेजेंटेशन में एक बेटर एडवांटेज और बेटर एज प्रोवाइड कर रहा होगा। अब वीडियो में जो मैं तुम लोग को 2 पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, वो तुम लोग की एमसीक्यू सोल्व करने में ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। बट मेरे तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट थी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो तुम लोग को फर्दर जितनी भी वीडियोस होंगी इस चैनल के ऊपर सारी हेल्पफुल होने वाली है तुम्हारे पहले बोर्ड्स और फिर बाद में सीयूटी में। पॉइंट नंबर 7, यस 6 पॉइंट तुम लोग को अभी तक वीडियो में बता दिए। अब 7वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसे तुम याद करना कह रहे हो ना, वो एक्चुअली यार रटना हो रहा है। तुम लोग कोशिश करो कंसेप्चुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पे ध्यान देने का, और जो भी तुम चीज पढ़ने बैठो, मैनेजमेंट फंक्शन का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो, फंक्शन पढ़ रहे हो, स्टेप पढ़ रहे हो, उसको रियल लाइफ से रिलेट करो कि ये देखो कि आखिर वो चीज, सेम चीज आखिर रियल लाइफ में तुम्हारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई हो रहा है, ताकि वो तुमको हेल्प कर रहा होगा रिटेन करने में भी। अब बात करता हूँ एमसीक्यू कैसे सोल्व करने हैं। ये आखिरी टिप है लेकिन काम की है, आखिरी के लिए इसलिए ही इसको छोड़ के रखा था, क्योंकि तुमको ये सीयूटी में भी हेल्प कर रहा होगा आगे। बिजनेस स्टडी में एमसीक्यू सिर्फ 2 टाइप के रहते हैं, या तो तुम लोगों से वो पहले स्टेट डेफिनेशन पूछ रहा होगा, ठीक है, तुम लोग को एक डेफिनेशन कोट करके दे देगा, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व सेटिंग रोड मैप फॉर द फ्यूचर। अब तुम खुद सोचो, रिप्लाई करना है, इसका आंसर क्या है जल्दी से कमेंट में, मैं तुम लोग को बताऊंगा नहीं, बट ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। या तो अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप का एमसीक्यू, वो होगा केस बेस्ड एमसीक्यू, जो कि तुम लोगों से छोटी सी केस स्टडी वहां पे पूछ लेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, और पूछेगा यहाँ पे कौन से मैनेजमेंट फंक्शन अप्लाई हुआ है, या फिर यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल मार्केट का टूल अप्लाई हुआ है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर भी इस बार तुम लोग के बिजनेस स्टडी में पूछा गया है ना, इसलिए कोशिश करना तुम लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू तभी तुम सोल्व कर पाओगे जब तुम लोगों ने जो थ्योरी बुक में दे रखी है ना, वो अच्छे से माइंड में याद करके रखी होगी। थ्योरी को कभी तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जब बात आती है एमसीक्यू की, क्योंकि एट द एंड ना बेस तो तुम्हारा वही थ्योरी ही है, और वो रिटेन अगर माइंड में रहेगी सही तरीके से, एमसीक्यू भी अटेम्प्ट हो जाएंगे सही तरीके से, पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा। मेरे को नहीं पता 100 और 100 तुम लोग स्कोर करोगे या नहीं, लेकिन मैंने जो अपने टाइम पे जिन बातों का ध्यान रखा था, मेरे को जिस चीज़ ने हेल्प करी थी 100 और 100 स्कोर करने में, सेल्फलेसली तुम लोग के सामने सारी की सारी टिप्स, सारी की सारी स्ट्रेटजी इस रजिस्टर के थ्रू मैं तुम लोग को बता दी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है सही तरीके से सब कुछ फॉलो कर लेना, और 100 और 100 का इंतजार रहेगा तुम लोग के टेक्स्ट का जब तुम बोर्ड एग्जाम दे के आओगे, अपने बिजनेस स्टडी एग्जाम का। चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बोर्ड्स के सफर में तो तुम लोग के साथ में शुरुआत से हूँ, सीयूईटी भी होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का भी सफर भी पार करना है, लंबी जर्नी है, साथ मुझे तुम लोगों का चाहिए तभी आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि डेली वीडियोस क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। मैं तुम लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट करना, डेली वीडियोस एडिट करना, वो भी एज अ सीएस एस्पिरेंट मेरे लिए टफ है, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए इतना आसान है नहीं, बट फिर भी मैं तुम लोगों के लिए लगा पड़ा हूँ, क्योंकि मैं तुम लोग को देखना चाहता हूँ एज अ जूनियर। इस साल जो SRCC में मेरे साथ पढ़ रहा होगा, मेरा सुपर जूनियर बनेगा, क्योंकि मैं तो हूँ अपने 3rd ईयर में, लेकिन तुम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ का। लेकिन कोशिश पूरी अपनी तरफ से, कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, साथ मुझे तुम लोग का चाहिए। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़ा सा इंतजार और कर लो, क्योंकि दिल्ली दूर